सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनका हम हिंदी भाषा में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। पाठ 17 विराम चिन्ह। हम बातचीत करते समय सदा समान प्रवाह से न तो बोलते हैं और न ही लिखते हैं। अपनी बात पर बल देने के लिए हमें रुकना पड़ता है। ऐसे में कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं अधिक देर के लिए, कहीं प्रश्न प्रकट करने की मुद्रा में बोलना पड़ता है, तो कहीं आश्चर्य प्रकट करने की मुद्रा में। वाक्य में इन स्थितियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित चिन्हों का विराम चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई बातचीत करते हैं, यानी कि अपनी बात को कहते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार जब हम बोलते हैं तो एकदम प्रवाह के साथ बोलते हैं, लेकिन हम लगातार उसी प्रवाह के साथ नहीं बोल सकते। हम लगातार नहीं बोल सकते अपनी बात को, तो हमें कहीं ना कहीं पर रुकना पड़ता है। कहीं कहीं पर हम ज्यादा समय के लिए रुक जाते हैं और कहीं कहीं पर हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं। कई बार हमें प्रश्न को पूछना पड़ता है जब हम प्रश्न पूछते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, जैसे आश्चर्य का भाव, क्रोध का भाव। तो इन सभी को हम विराम चिन्हों के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं। अन्यथा हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे एकदम सपाट है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। कि विराम चिन्ह ही हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर रुकना है, कैसे प्रश्न पूछना है। ये सारी जो जानकारी है हमें विराम चिन्हों के माध्यम से ही पता चलती। तो जो विराम चिन्ह है इनका हमारी भाषा के अंतर्गत बहुत ज्यादा महत्व होता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात निम्नलिखित विराम चिन्हों को स्थान दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी बोली में या फिर हम अपनी भाषा, अपने वाक्यों या कुछ भी हम जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विराम चिन्हों के विषय में। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम साधारण तथा आज्ञावाचक वाक्यों के पूर्ण हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान खाना खा रहा है, यहां मत बैठो। हम जानते हैं कि जब हमने अभी पढ़ा था पिछले पार्ट में वाक्य के बारे में, हमने जाना था उसमें कि वाक्य साधारण होते हैं, आज्ञावाचक होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, निषेधात्मक, तो बहुत प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जब भी हम साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हैं और आज्ञावाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो अपनी बात को पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो हम बात कह रहे हैं वो पूरी हो गई है, हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है। तो जो इसका चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, एक खड़े डंडे के रूप में होता है पूर्ण विराम। जैसे उदाहरण भी दिखाए हैं, किसान खाना खा रहे और यहाँ मत बैठो। एक साधारण वाक्य और दूसरा आज्ञावाचक वाक्य है, और दोनों को समाप्त करते हुए हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अल्प विराम। पढ़ते समय अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम में जब हम वाक्य पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, पूर्ण तरह से रुक जाते हैं, तब पूर्ण विराम आता है। लेकिन जब भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे तो हमें वाक्य को लिखते समय या फिर पढ़ते समय थोड़े से समय के लिए जब रुकना होता है, थोड़ा सा विराम देना होता है, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह कॉमा इस प्रकार से होता है। और उदाहरण है, देव पढ़ता है, वेद सोता है। तो हमने पर देखा कि दो वाक्य हैं और एक वाक्य को बोलने के बाद हल्का सा रुक रहे हैं, तो वहां पर ये आएगा अल्प विराम। देव पढ़ता है, वेद सोता है। आप बोलकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पिताजी बाजार से चीनी, चाय और मक्खन लाए। तो जब भी कई सारी वस्तुओं के नाम लगातार आते हैं, तब हम उनको बीच बीच में हमें एक वस्तु का नाम लेने के बाद दूसरी वस्तु के लिए हल्का सा विराम देना पड़ता है, तब भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, हर्ष ने कहा भागो वरना पकड़े जाओगे। हर्ष ने कहा कहा जब भी कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है, तो जैसे ही जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये बात कह रहा है, जैसे हर्ष ने कहा है, तो उसके बाद हम अल्प विराम। अगर ऐसे कोई भी बात किसी के द्वारा कही जाएगी तो सबसे पहले
जैसे राम ने कहा, सीता ने कहा, तो कहा के बाद हमेशा अल्प विराम आएगा। भागो वरना पकड़े जाओगे। अब यहाँ पर क्या है, भागो, भागो के बाद भी हल्का सा रुके हैं, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग है। नेक्स्ट आता है अर्ध विराम। तो बच्चों जो अर्ध विराम होता है, ये एक बिंदु और उसके नीचे एक छोटा सा कॉमा लगा होता है, इस रूप में रहता है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा सा कम रुकना हो, लेकिन अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना हो, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बात अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए हम पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। हमारी बात थोड़ी सी पूरी हो गई है, हमें हल्का सा रुकना है, तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, पवन भी मंद गति से चल पड़ी। तो हम देख रहे हैं इस उदाहरण में किस प्रकार से अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है 2 बार। सबसे पहले सूर्योदय हो गया, हम थोड़ा सा रुके, पक्षी चहचहाने लगे, फिर हल्का सा और विराम लिया, और पवन भी मंद गति से चल पड़ी। तो ये देखा हमने अर्ध विराम का प्रयोग। नेक्स्ट आता है उप विराम। उप विराम 2 बिंदुओं के रूप में रहता है, जिस प्रकार से विसर्ग होते हैं, और इसके बारे में जानते हैं। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। जब भी हम किसी उदाहरण के बारे में बता रहे हैं और ये किसी चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं, तब हम उप विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं, है के बाद हम उदाहरण बताने जा रहे हैं अब आगे, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, उप विराम लगा देंगे। वाक्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, फिर हम वाक्य की विशेषताएं बता देंगे आगे। नाटक आदि में संवाद से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम नाटक में 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप दिखा रहे हैं, तब भी हम उपविराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सीमा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तो सीमा के बाद हमने लगा दिया उपविराम। माधवी, परंतु कल तो मुझे उत्सव में जाना है, तो माधवी, उसके बाद माधवी ने का नाम है कि माधवी, यानी कि अपनी बात कहने जा रही है, तो उसके बाद उपविराम। इसके अतिरिक्त जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दहेज एक सामाजिक कलंक आदि। यानी कि अगर हम कोई बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम दहेज, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया दहेज एक सामाजिक कलंक, तो हम दहेज के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि वो एक सामाजिक कलंक है। तो ये 2 चीजें, हम दोनों को हम थोड़ा सा अलग करके दिखा रहे हैं, तब भी हम उपविराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, एक डंडा और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु लगा रहता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द तथा इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या बात कही आपने, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जब भी हमें विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव या सारे भावों को दर्शाने वाले जब भी हम शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर हम कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हो अपनी, तो उसके अंत में भी हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण, वहां क्या बात कही आपने, वहां हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, अपने मन के भाव को कि हम बहुत खुश हैं, उस भाव को प्रकट करने के लिए वाह, और उसके बाद हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। और भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, और उसके बाद अंत में हमने विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो अब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जब भी हम प्रश्न वाचक वाक्य यानी कि किसी से प्रश्न कर रहे हैं और जब वो समाप्त होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो हमने देखा कि इनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। अगर ये चिन्ह नहीं लगा होता तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जहां किसी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं, वहां दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है, जब भी हम कोई निर्देश दे रहे हैं,
या फिर किसी विचार को बता रहे हैं और बीच में हमें उस विचार को अलग अलग करके दिखाना पड़ रहा है, तब हम इसका चिन्ह प्रयोग करेंगे। इसे डैश भी कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा लाइन के रूप में रहता है, एक छोटी सी लाइन के रूप में रहता है। जैसे कर्ता, उदाहरण है कर्ता, फिर हमने बीच में निर्देशक चिन्ह, काम करने वाला, फिर निर्देशक चिन्ह और फिर कर्ता कहलाता है। किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो हमने कर्ता के बारे में बताया, फिर बताया कि वो काम को करने वाला है। ठीक है, फिर बता दिया कि कर्ता कहलाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है योजक चिन्ह। जो बच्चों योजक चिन्ह है और निर्देशक चिन्ह है, दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह बहुत छोटा सा होता है। योजक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हम किन स्थितियों में करते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। सहचर शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे खाना पीना, आना जाना, पाप पुण्य आदि। सहचर, सहचर यानी कि या तो ऐसे शब्द हों जो एक दूसरे की विशेषता बता रहे हों, वो शब्द युग्म हो यानी कि जोड़े के रूप में हो, एक दूसरे के उल्टे हों, तो ऐसे शब्दों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विपरीतार्थक शब्दों के बीच, विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों जैसे ऊंच नीच, लाभ हानि, छोटा बड़ा आदि, तब भी हम योजक चिन्ह लगाते हैं। जब शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह एवं और अथवा आदि पद लुप्त हों, जैसे संत, मत, लीला, धाम, अलंकार, योजना आदि। तो कई बार ऐसे होते हैं कि दो पद आ जाते हैं और उनके बीच में जो संबंध बोधक चिन्ह है, संबंध कारक, संबंध बताने वाले जो चिन्ह है, जब वो नहीं दिखाई देते तब भी इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें एव और अथवा, ठीक है, और ये लुप्त हो, ये दिखाई ना दे हमें ये लिखे हुए, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संत और फिर बीच में योजक चिन्ह मत, यानी कि इसका हो गया संत का मत हो गया, संत और मत हो गया, या लीला धाम, लीला का धाम हो गया। तो ऐसे अगर चिन्ह लोप रहते हैं, संबंध वाले, संबंध कारक वाले जो चिन्ह लोप रहते हैं, तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। यह इस प्रकार से दिखाई देता है, दो बिंदु और उसके आगे छोटा सा डैश लगा होता है। जैसे अगर हम किसी वस्तु के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, तब हम इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, हमने ये बता दिया। अब हम उन नदियों के नाम बताने जा रहे हैं, तो हम पहले विवरण चिन्ह लगा देंगे। जैसे हो, इसका मतलब जैसे भी लगा सकते हैं हम, गंगा, सिंधु, गोदावरी आदि। आधुनिक मुद्रण प्रविधि में विवरण चिन्ह की जगह उपविराम का प्रयोग भी सम्मिलित है। क्या कह रहे हैं, जो आजकल की जो भाषा चल रही है हमारी, जो आजकल का छपाई होती है पुस्तकों की, उसमें हम विवरण चिन्ह के स्थान पर कई बार उपविराम का प्रयोग भी देखते हैं। हमें दिखाई देता है कि आजकल विवरण चिन्ह की जगह उपविराम का प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार से होते हैं उद्धरण चिन्ह, कॉमास होते हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमास मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन वैसे भी हम नॉर्मल भाषा में इनको कॉमास ही बोल लेते हैं। तो ये हैं, निम्नलिखित स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। जब किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब इसका चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जब हम किसी बोलने वाले के कथन को वैसा का वैसा ही लिख दे, तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो गांधी जी के कथन को ऐसा का ऐसा लिखा जा रहा है, तब यहाँ पर हमने दोनों ओर इन कॉमास का प्रयोग किया है। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, अगला भी एक कथन है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है और उसको हमने ऐसा का ऐसा ही लिख लिया, तब हम इन कॉमास का प्रयोग करेंगे। पुस्तक, उपनाम, शीर्षक आदि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे निराला हिंदी के महान कवि थे। तो ये तो हमने ऊपर जो किसी का जब हम कथन करते कहते हैं तो हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अगर हमें किसी की पुस्तक का नाम बताना है, किसी का उपनाम बताना है, किसी शीर्षक के विषय में बताना है, तब हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा जो ये है जो निराला जी, निराला एक उपनाम है, कवि का एक उपनाम हो गया निराला, तो जब हम निराला लिखेंगे तो दोनों तरफ हमने इकहरण उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। किसी का भी हो, जैसे बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तो जो उनका बच्चन उपनाम हो गया,
तो उपनाम लिखने के लिए हमेशा हम दोनों तरफ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी पुस्तक का नाम लिख रहे हो, किसी नदी का, किसी का भी नाम दे रहे हो, तो उसको कुछ अलग दिखाने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोष्ठक। कोष्ठक इस प्रकार से होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। अगर हमें वाक्य में कोई ऐसा पद आया है जिसे हमें बहुत अच्छी प्रकार से दिखाना है कि वो विशेष है, तब हम उसके दोनों ओर कोष्ठक लगा देते हैं। कोष्ठक के द्वारा हमें वो अलग से हमें वो दिखाई देता है कि वो एक कुछ विशेष चीज है। तो ऐसी चीज दर्शाने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। धर्म, जैसे उदाहरण धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे, क्रमांक दर्शाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने धर्मराज, लेकिन हमें बताना था कि धर्मराज कौन थे, उनका नाम बता रहे हैं हम, तो युधिष्ठिर के हमने दोनों ओर कोष्ठक लगा दिया। और अगर हम कोई क्रमांक दिखाना हो, जैसे हम 1 2 की गिनतियां दिखा रहे हो, क ख ग दिखा रहे हो और उसके बाद कुछ और लिख रहे हो, तो हम क्रमांक को जब भी दिखाते हैं तब भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया के 2 भेद हैं, क, उसके बाद हमने कोष्ठक लगा दिया, अकर्मक, ख, फिर कोष्ठक, सकर्मक। तो इस प्रकार से कोष्ठक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है लाघव चिन्ह। जब किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखना हो तब उस पद के पहले अक्षर के पश्चात लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर हमारे सामने कुछ ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा शब्द है और उसे हम छोटा करके लिखना चाह रहे हैं, तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम जो पहला वाला जो शब्द है उसका पहला वाला अक्षर ले लेंगे और उसके आगे एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, छोटा सा गोला बना देंगे, जिसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर में हमने डॉ ले लिया, उसके आगे छोटा सा गोला बना दिया। माननीय, माँ, छोटा सा गोला बना दिया। तारीख, ता, और छोटा सा गोला बना दिया। ये है लाघव चिन्ह, जो कि किसी भी शब्द को छोटा करने के काम आता है। तो बच्चों, हमने जाना इस पाठ के माध्यम से कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और हम उनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब बताइए, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके आगे गोले को भर देना है। तो चलिए करते हैं। साधारण वाक्यों के अंत में लगाया जाता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी साधारण वाक्य हो और आज्ञावाचक वाक्य हो तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। हमारा ए विकल्प सही है, तो ए विकल्प वाले गोले पर बना देते हैं गोला। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह। तो जब भी प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं तो उनके अंत में प्रश्न सूचक लगता है। तो हमारा बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर गोला। निम्नलिखित में विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है? तो सबसे पहले तो जो चिन्ह बना है वो पूर्ण विराम है, दूसरा वाला प्रश्न सूचक चिन्ह है, तीसरा वाला विस्मय सूचक चिन्ह है, और चौथा वाला हमारा क्या दिया हुआ है, वो एक कॉमा है, कॉमा या फिर जिसे हम कहते हैं अल्प विराम। तो हमें बताना है विस्मय सूचक चिन्ह, तो वो है हमारा सी वाला। सी वाला विस्मय सूचक है, तो सी वाले गोले पर लगा देते हैं। नेक्स्ट है, किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखते समय किस चिन्ह को लगाते हैं? अगर हम किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को वैसा का वैसा लिख देते हैं तो हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लगाएंगे डी विकल्प पर, जो कि है हमारा उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें विराम चिन्ह लगाएंगे। राम ने कहा, राम ने कहा, तो राम की कही हुई बात आ रही है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर अल्प विराम। रावण तो मर गया। अब यहाँ इस पे के बाद राम की कही हुई बात शुरू हो रही है, तो ये बात हमारी उद्धरण चिन्ह से शुरू होगी। यहाँ पर 2 उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। रावण तो मर गया, रावण तो मर गया। अब इसके बाद अल्प विराम। लंका का राज्य अब कौन संभालेगा? लंका का राज्य अब कौन संभालेगा? तो फिर इसके बाद फिर हमने अपनी बात को हल्का सा विराम दिया है, तो यहां पर अल्प विराम।
लक्ष्मण क्या यह राज्य तुम संभाल सकोगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हमारे बंद हो जाएंगे। लक्ष्मण बोले के बाद फिर से यहाँ पर हमने उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर कहीं भी बात खत्म हो गई इसलिए उद्धरण चिन्ह यहाँ पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मण की बात शुरू हुई, लक्ष्मण बोले, फिर से अल्प विराम, आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मुझे हर्ष ही होगा। फिर इसमें क्या कह रहे हैं हम, जो लक्ष्मण बात कह रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से हमारा उद्धरण चिन्ह फिर से शुरू हो जाएंगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मुझे हर्ष ही होगा, पर विभीषण जैसे उत्तराधिकारी के होते हुए क्या यह उचित है। तो यहां पर हमारी बात पूर्ण हो गई और यहां पर हमारा ओके। तो इस प्रकार से हमने इस अनुच्छेद में विराम चिन्ह का प्रयोग किया। आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी ऐसे ही विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीख पाए। नेक्स्ट है, जहां विराम चिन्ह गलत हो सही करके पुनः लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो उसमें गलत विराम चिन्हों का प्रयोग है। आपको देखना है कि कहां कहां पर गलत विराम चिन्ह लगे हैं, उनको आपको सही करना है और फिर से लिखना है। इस वाले इन वाक्यों को फिर से लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो ये कार्य आप जरूर कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में ध्यानपूर्वक। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे 3 प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर भी आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ये आपको आसानी से पाठ में मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पाठ विराम चिन्ह, जिसको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा और जाना विराम चिन्हों के विषय में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमारी भाषा में विराम चिन्ह कितना जरूरी है, उनके बारे में हमें जानना कितना जरूरी है। अगर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग ही करना नहीं आएगा तो हम अपनी बात को सही प्रकार से दूसरे को समझा नहीं पाएंगे। कई बार विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना ना आने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।